Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड 12th में लास्ट चैप्टर चल रहा है मीन्स चैप्टर नंबर 8 है, बट पोर्शन के अकॉर्डिंग जाए तो लास्ट चैप्टर है और इसका सेकंड लास्ट वीडियो है. ऐसे केस में अब रिमेनिंग पॉइंट पर जो इंक्लूडेड पार्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर आज डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हम ऑक्सीजन नंबर जैसा हमने ऑलरेडी राइट करके रखा है यहाँ पर, आयनस एंथैल्पी है, मेटालिक कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पर डिस्कशन चलेगा. तो बात करते पहले ऑक्सीजन नंबर से. तो डीएनए ब्लॉक चैप्टर 8 के पार्ट 2 में हम बात करेंगे ऑक्सीजन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट. इस ग्रुप में हम जैसा कि 4 सीरीज़ में पूरे डी ब्लॉक को डिवाइड करते हैं, बट स्टडी के लिए हम सिर्फ एक ही सीरीज़ 3D सीरीज़ को ही सिलेक्ट करते हैं. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ, सिर्फ 3D सीरीज़ ही हमें स्टडी करना है. तो इसके मेन पॉइंट, मेन कंपाउंड यही है, बनाने में यूटिलाइज होते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखेंगे तो मैक्सिमम 3D सीरीज़ के एलिमेंट ही यूटिलाइज होते हैं. तो ऑक्सीजन नंबर हमने ऑलरेडी इसका प्रेडिक्ट कर दिया यहाँ पर बोर्ड पर. और जो अंडरलाइन है, जो डिजिट अंडरलाइन है, वो उस पार्टिकुलर एटम के स्टेबल ऑक्सीजन नंबर को डिटेक्ट कर रहा है. अब स्टेबल ऑक्सीजन नंबर को डिटेक्ट कर रहा है, मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा स्कैंडियम है +3 है, टाइटेनियम +4 है, वेरिडियम +5 है, एंड यहाँ क्रोमियम +3 6 है. इससे मीनिंग क्या निकलता है कि जहाँ पर ये मेटल के ऑक्सीजन नंबर हैं, तो इस ग्रुप के एलिमेंट अगर ऑक्साइड देखें, समटाइम हमें पूछा जाता है कि Cr राइट O इज लेस स्टेबल देन Cr2O3. जब ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हम किसको यूटिलाइज करेंगे? ऑक्सीजन नंबर से. वाई Cr2O3 इज मोर स्टेबल देन Cro? हियर द ऑक्सीजन नंबर ऑफ Cr इज +3 बट हियर +2, एज वी नो दैट +3 ऑक्सीजन नंबर ऑफ द क्रोमियम इज मोर स्टेबल. क्लियर? सो यहाँ पर पॉइंट्स हमारा ही आता है. लाइक क्रोमियम फॉर्म इससे ज़्यादा स्टेबल Cro3, हियर क्रोमियम इज +6. सो ये बता रहे हैं. और इसी के बेस पर स्टूडेंट हमें पूछा जाता है कि इन फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? यहाँ पर जहाँ पर उसके ऑक्सीजन नंबर सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर पे पहुँच चुका, वहाँ से रिड्यूस होकर मिनिमम ऑक्सीजन नंबर अटेन करेगा और रिडक्शन होगा, तो दैट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये पॉइंट्स हो गए. तो ये पॉइंट हो गया. सबसे लेस्ट स्टेबल जो है ये रहा, मोस्ट स्टेबल ये रहा, एंड प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑक्सीजन नंबर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे हम बहुत नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक इसी के बेस पर कि KMnO4 is a stronger oxidizing agent than now MnO2. Here in KMnO4 oxygen number of Mn is +7, but here +4. Had the oxidation number stronger the oxidizing agent. Stronger oxidizing agent property dependent the oxidation number. So that's clear है कि इसके बेस पर हमें कोई भी चीज़ें पूछा जाती है. लाइक जैसे हमें यहाँ पर बोला जाए कि Fe2O and Fe3 both are stable, but in both which one is more stable? So here now Fe2O3 is more stable than FeO. Why? What the reason? Here oxygen number of Fe2 and here 3 both are stable, but +3 oxygen number of iron is more stable than +2. So number of conceptual जो रीजनिंग टाइप के होते हैं, हाँ रीजन टाइप के, वो सब उनके पॉइंट्स हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट. सो ऑक्सीजन नंबर हमें यहाँ याद करना है, पॉइंट ध्यान देना है और सारे पॉइंट्स, और यहीं से हम इनके कलर पॉइंट को भी हम समझा देंगे. तो बट ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन नंबर डिटेक्ट कर दिए, इनको याद करना, खासकर ईच एलिमेंट के स्टेबल ऑक्सीजन नंबर को हमें फोकस करना है, केयर करना है.
एंड देन आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर अब हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द आयनाइजेशन इंथैल्पी. सो हेडिंग है आयनाइजेशन इंथैल्पी. आयनाइजेशन इंथैल्पी. आयनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स है यहाँ पर क्या, किसी भी एटम के आइसोलेटेड गैसेस एटम के लास्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी. सो आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर एन प्लस इनका ग्रुप में क्या होगा. सो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द आयनाइजेशन enthalpy of d block element is more than s block, और कह सकते हैं कि d block element is lies between s एंड पी ब्लॉक. जो आयनाइजेशन इंथैल्पी इसकी यस और पी के बीच में रहेगी, ये ऐसा पॉइंट है इसका. सो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप थर्ड, बट अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर ऑब्जर्व between first and second ionization enthalpy of first and second ionization enthalpy of element. First and second ionization enthalpy of element means like scandium, titanium, vanadium, chromium. 24 means 21, 22, 23, 24, 25, 26 Fe, 27 cobalt, 28 nickel, 29 copper and 30 Zn. वो डिसऑर्डर क्या है, बाय कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एंड थ्योरेटिकल पार्ट में इसको राइट कम करेंगे. वो डिसऑर्डर है वेयर बिटवीन chromium and manganese. This order is also found between the here now Fe, here copper and zinc. So check करते हैं. Now case of first ionization enthalpy, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करें तो खासकर दो को उठाएंगे हम, क्रोमियम एंड मैग्नीज. क्रोमियम 24, इसी हो गया AR 3d5 4s1. दैट्स इंडिकेट d orbital of chromium is full half filled, so like this kind. And 25 Mn indicate AR 3d5 4s2. S is fulfilled. सो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का केस हम चेक करेंगे. तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Mn इज ग्रेटर देन क्रोमियम, बट सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन Mn. Why? Due to the full half filled orbital. Here in case of first ionization enthalpy Mn, atomic number 25, लास्ट ऑर्बिट यस इज फुल फील्ड ऑर्बिटल है. क्रोमियम का लास्ट ऑर्बिट हाफ फील्ड है 4s1 एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, सो दैट्स इंडिकेट नाउ मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीज, बट इन कंपेयर टू क्रोमियम
बट इन केस ऑफ सेकेंड आयनिक एंथैल्पी, जब हम सेकेंड की बात करेंगे तो ये रिमूव हो चुका होगा, इनर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और इसका भी हाफ फिल्ड है, बट आउटर ऑर्बिटल है। यहाँ पर देखेंगे तो साइज अब क्रोमियम का कैसा हो गया, छोटा, तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, मीन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो क्रोमियम को क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी। सेम केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी of Zn greater than copper, but second आयनिक एंथैल्पी of copper is greater than Zn। अगर आपको इस टाइप के अगर आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहीं भी रीजनिंग में पूछे जाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा सॉल्व करने का, इस टाइप का आंसर देने का, वो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड थ्योरी से जाएंगे। एंड हियर कॉपर 29 ये भी 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D10 4s1। सेकेंड है Zn 30 AR 3D10 4s2। मैटर ये कि यहाँ पर S1 हाफ फील्ड है, S2 फुल फील्ड है, मीन्स फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी ऑफ Zn इज ग्रेटर देन कॉपर ड्यू टू द फुल फील्ड 4s ऑर्बिटल, बट after losing one electron, now inner orbital of the copper 3D is become full filled, but its outer orbital 4s1 is half filled. That's indicate now second आयनिक एंथैल्पी of copper is greater than Zn। सो आयनिक एंथैल्पी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, ये दो रहे, इनसे रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। सो हमें केयर करना है कि कैसे उस रीजनिंग क्वेश्चन के आंसर हम देंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे हम। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट जब भी हम किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो हमें दो टाइप के बिहेवियर सब्सटेंस के नज़र आते हैं, जिनको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक में डिवाइड करते हैं। तो पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक properties of D block element। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, when a magnetic field applied on a substance, then substance divided in two types. One is paramagnetic, second is diamagnetic। सो वन इज पैरामैग्नेटिक, सेकेंड इज डायमैग्नेटिक। तो सब्सटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरा एंड डाई। ये डिपेंड किस पॉइंट पर करता है, मीन्स इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल ऑफ मेटल is called or either issues paramagnetic nature, paramagnetic nature। सो पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं, बट इफ d ऑर्बिटल are completely fulfilled or vacant, then it is possess diamagnetic properties।
तो सब्सटेंस के अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरा एंड डायमैग्नेटिक। अगर सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह अप्लाई करें तो कोई भी मैटर दो टाइप के बिहेवियर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पैरा एंड डाई। एक वो सब्सटेंस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड करने के बाद सब्सटेंस टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होता है, और सेकंड सब्सटेंस वो होता है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाता है। अगर टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है स्टूडेंट तो समझ लेना कि पैरामैग्नेटिक है, और अगर दूर जा रहा है तो दैट इज डायमैग्नेटिक। रीज़न मैंने मेंशन कर दिया। एज एग्जांपल अगर हम इसको देखें सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन अ डेफिनाइट मैग्नेटिक moment mu, and this mu is root n plus 2 bm, that is n where 1 2 3 4 or 5, जहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है, पैरा डाई राइट, सॉरी 1 2 3 4 अगर ये है तो पैरा, नहीं तो रिमेन्स डाई। लाइक स्कैंडियम 3 plus having n 0, so it possesses what kind of properties? Diamagnetic. And then after like chromium 2 plus n has total like chromium अगर 3 plus है तो Ar 3d 4s0 है, मीन्स हियर n इज इक्वल टू 4 है तो म्यू आएगा 4.90 bm। सो मीनिंग क्या है आपको कि अगर सब्सटेंस के अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर है मतलब वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, लाइक Zn 2 प्लस इज डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, Zn 2 प्लस है, डायमैग्नेटिक है, Zn 2 प्लस मीन्स पॉइंट्स हो गए। इसी की बात करें तो Ar 3d10 4s0 d10 that's indicate full field orbital, so it possesses diamagnetic properties. So mu that based on unpaired electron mu 1.73 that's indicate 1 unpaired, 2.83 bm that's indicate 2, 3.89 3, 4.90 means 4 and 5.92 means 5 unpaired electron. So unpaired electron and its magnetic moments like this kind. So magnetic properties of the d block element. D block element possesses now two kind of properties, para and di. Paramagnetic means due to the presence of unpaired electron, and diamagnetism that arise due to the only vacant orbital or either full fill or d orbital. So student now next properties हम पढ़ेंगे magnetic properties के आफ्टर, जहाँ पर हम bm भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और magnetic moment हर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक डेफिनाइट मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाई बोर इक्वेशन रूट n plus 2. What is n? Where n is the indicate number of unpaired electrons. That's all. सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हो गई कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट are known as by their catalytic properties. Some
D block element and compounds and its compound act as a catalyst in chemical reaction act as a catalyst in chemical reaction example formation of ammonia by Haber प्रोसेस से अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए हम कैटलिस्ट यूटिलाइज करते हैं आयरन मीन्स ट्वाइस N2 plus thrice H2 gives twice NH3 and delta H is minus 92.4 closing. So here Fe utilizes a catalyst and molybdenum as a promoter. Second, formation of SO3 in contact process means SO2 sulfur dioxide that obtained by combustion of the body's sulfur in contact process get converted in sulfur trioxide by vanadium pentoxide. So that is the place where vanadium is the 3D series element. So vanadium pentoxide is a compound of vanadium. Like similarly, now vegetable oil get converted in vegetable ghee by nickel catalyst. So most of D block element and its compound utilized as a catalyst in different kind of reaction, organic, inorganic. Organic reaction में हम इनको as a reducing agent भी utilize करते हैं. Hydrogenation of like unsaturated hydrocarbon like CH3 CH double bond CH2 get converted in alkene hydrocarbon by nickel PTRPD catalyst. So that is example indicate now D block element and its compound utilized as a catalyst in different kind of chemical reaction. Another hand अगर पॉइंट्स की बात करें यहाँ पर तो कैटलिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या यहाँ पर. सो कैटलिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इस पॉइंट को अगर हम डिटेक्ट करें यहाँ पर तो क्या होगा, किस पॉइंट पर हमारा ये चलेगा. सो इसके लिए पॉइंट समझाएंगे कैटलिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. The acid and rough surface and pore structure of metal is more effective toward catalyst properties. अगर हम देखें यहाँ पर तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो पोरस होते हैं, रफ होते हैं, उनके एजेस जो होती हैं वो मोर इफेक्टिव होती है टूवर्ड द कैटलाइसिस एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वही यूटिलाइज होता है एज ए कैटलिस्ट. सो मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड यूटिलाइज एज ए कैटलिस्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो फॉर्मेशन ऑफ
interstitial compound and formation of complex compound. So D block element, most of D block element have tendency to formation of complex ion. So heading है हमारी formation of complex compound. सो स्टूडेंट चैप्टर 9 हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सो मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट नाउ फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू द वेरिएबल valencies, right? One metal can be formed more than one complex due to the variable valencies, and the main reason of formation of complex by d block element, mostly d block element, that is the its smaller size, high charge and vacant d orbital. So most of d block element form complex compound due to the formation of most of D block element form complex compound due to the vacant d orbital, small size and high effective nuclear charge. सो स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिससे लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से फुलफिल हो जाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से टाइम का साइज छोटा हो जाता है. दैट इज द बेस्ट फेवरेबल कंडीशन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो लाइक वन मेटल of D block can be formed more than one complex due to variable valencies. इनकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स भी एक से ज़्यादा बना सकते हैं. एज एग्जांपल निकल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आयन with 2-. Nickel also form tetrahedral complex ion with same valencies. One metal ion can be formed more than one kind of complex, like this one is square planar. ये square planar complex है स्टूडेंट, and this one is tetrahedral. So with same valency, तो सेम वैलेंसी के साथ मोर देन वन काइंड के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. व्हाट आर रीज़न बिहाइंड दिस? तो रीज़न मेन है इसका कि यहाँ पर वैलेंसी सेम होने के बाद जब स्ट्रक्चर चेंज हो रही है कॉम्प्लेक्स की, मेटल आयन की, मतलब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है. लाइक सिमिलरली K4 FeCN6, that is the diametric complex, and but now K3 FeCN6 is parametric. So complex की properties structure now depend at the strength of ligands. लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेस पर कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, बदलेगी, स्ट्रक्चर भी बदलेगी. सो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें यहाँ पर, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है मैक्सिमम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में. रीज़न डी ब्लॉक एलिमेंट
का पहला रीज़न है वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल वैकेंट होने से लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से एकोमोडेट हो जाते हैं उन डी ऑर्बिटल में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते, डायरेक्शनल नेचर होता है। सेकेंड थिंग, इसका साइज, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनके केटायन का साइज बहुत छोटा होता है, दैट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर व्हाट इज कॉम्प्लेक्स। एंड देन less difference in energy of the 3d 4s 4p 4d, so that orbital get easily overlap and form new hybrid orbital. So vacant d orbital, small size, variable valences, and that is the main reason of the tendency to formation of complex ion by d block elements. So student, our next heading हम पढ़ेंगे अब, जहाँ पर बात करेंगे अबाउट द मेटल अलाइज। सो मेटल अलाइज के बाद हमारे पास यहाँ दो हेडिंग बचती हैं, वन इज द कलर एंड सेकेंड इज इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। एंड लास्ट हेडिंग होगी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन मेटल अलाइज। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल अलाइज की बात करें तो ये टेंडेंसी सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट में है। सो मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट नाउ फॉर्म मेटल अलाइज। द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक हैविंग सिमिलर crystal structure, D block having similar crystal structure and properties form allies by mixing in liquid phase at definite proportion। तो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में इनको मिलाने से मेटल अलाइज बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूम एंड रोथरी, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेटल अलाइज फॉर्मेशन की कंडीशन को एक्सप्लेन किया और इन्होंने बताया कि सिर्फ वही मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बना सकते मेटल अलाइज बना सकते हैं जो ह्यूम एंड रोथरी लॉ को फॉलो करते हैं। मैं आपको मेटल अलाइज की प्रॉपर्टीज़ के बता दूं। इस प्रोसेस में हम डिफरेंट मेटल को, इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम हो, मेल्ट करके एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं। कूलिंग के बाद दोनों मेटल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, एक न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ अपीयर होते हैं, जिसे वर्ड देते हैं मेटल अलाइज। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूम एंड रोथरी क्या होना चाहिए? पहला, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो मेटल जो मेटल अलाइज बनाने की कंडीशन में आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। लाइक जैसे एज एग्जांपल ब्रश की बात करें तो कॉपर एज एग्जांपल ब्रश हमने लिया जो कॉपर और जिंक का मिक्सर है। तो कॉपर है क्या? 3d10 4s1, ये है 3d10 4s2। तो दैट्स क्लियर है कि यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन टर्म्स हैं उसमें दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4s में, दैट इज 4s1 4s2। सो ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन वेयर सेम सब सेल। सिमिलर इनके क्या होना चाहिए? सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। और एटॉमिक वॉल्यूम जो है इनका वो 15% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
एटॉमिक वॉल्यूम में मैक्सिमम 15% का डिफरेंस इससे ज़्यादा नहीं हो, तो ऐसे 3 कैरेक्टर रखने वाली मेटल आपस में मर्ज होकर मेटल अलाइज बनाती हैं। लाइक बहुत सारे हैं, मोनल मेटल, नाइक्रोम, ब्रश, क्यूप्रोनिकल, जर्मन सिल्वर. That is the number of metal alloys that formed by the d block elements. So metal alloys. सो स्टूडेंट, अगर हम मेटल अलाइज की बात करें तो नंबर ऑफ मेटल है, डेल मेटल है, मोनल मेटल है, वेल मेटल है, ये जो है मेटल अलाइज है। तो मेटल अलाइज फॉर्मेशन की टेंडेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट में ही है मोस्टली, क्योंकि इनके वो सारी कंडीशन फॉलो करते हैं जो ह्यूम एंड रोथरी ने दिया है। 3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए और एटॉमिक वॉल्यूम में मोर देन 15 से डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज चैप्टर 8 पार्ट 2 में बस इतना ही। पार्ट 3 में आएंगे न्यू पॉइंट के साथ। थैंक यू।